बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब ने दुनिया को जीने की खातिर ख्वाब और एहसास दिया। हर नया ख्वाब अपनी ताबीर के लिए पर तोलता है। ख्वाब इसलिए ही नहीं देखे जाते कि इनकी ताबीर हो, ख्वाब इसलिए भी देखे जाते हैं कि इनसे महसूसात लिए जाएं, इनका एहसास किया जाए और इनसे मुस्तार लिया जाए और फिर आप अपने सफ़र को चल निकलें। मोहतरम सामीन, पॉपुलर फिक्शन की दुनिया ने अदब की सरजमीन पर बड़ी गहरी बेलें दागी हुई हैं। ये ताहद्दे निगाह फैली हुई हैं। जहाँ जहाँ तक अदब जाता है, जहाँ जहाँ तक बशर जाता है, जहाँ जहाँ तक सुराग हैं इंसानी तहजीब व सकाफ़त और ज़िंदगी के, वहाँ पर अदब पलता है, वहाँ पर अदब परवान चढ़ता है और सदा जवान रहता है। इन्हीं लोगों के बीच रहकर पॉपुलर फिक्शन को तस्लीमात देने के लिए मोहतरमा किरण नज़ीर अहमद साहिबा ने एक बेल अपने हिस्से की भी उगाई है, जो अनकरीब परवान चढ़कर फल दे सकती है। हमारे आज के प्रोग्राम बैठक की मेहमान हैं और इन्होंने हाल ही में पॉपुलर फिक्शन पर पीएचडी का थीसिस मुकम्मल किया है, जो ऑक्सफोर्ड से छपकर आ गया है। तो आइए हम अपने बैठक सिलसिला के स्टूडियो की तरफ चलते हैं और उनको उनके ख्वाबों समेत और उनके अदब समेत और उनके पॉपुलर फिक्शन की खिदमत समेत खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया किरण, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा सिदरतुल मुंतहा साहिबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बताएं कि ये थीसिस पॉपुलर फिक्शन पर ही क्यों? देखिए, बहुत सारी वजूहात थी। अगर थोड़ा सा वक्त है तो हम जरा माजी में चलते हैं। बिल्कुल। हुआ ये था कि मैं घर में हमारे कोई भी डाइजेस्ट नहीं पढ़ता। एक दफा गर्मियों की छुट्टियों में अम्मी अबू हज के लिए गए हुए थे, तो मैं अपनी खाला की तरफ थी। खाला बहुत शौक से ये पढ़ती थी, तो वहाँ से उन्होंने जब, क्योंकि घर में ज्यादा कुछ करने को नहीं होता था, तो मैंने ये पढ़ने शुरू कर दिए। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं वापस अपने घर आ रही थी तो इतना बड़ा बंडल था डाइजेस्ट का जो मैं अपने साथ लेके आई थी। अच्छा। और उस वक्त मैं अपनी अम्मी से छुप छुप के पढ़ती थी, क्योंकि मैं 8th क्लास में थी। अच्छा। और अम्मी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि अम्मी उर्दू अदब पढ़ाती थी, तो उनको लगता था कि नहीं, उर्दू अदब को पढ़ना चाहिए और डाइजेस्ट में पता नहीं ये बच्चों की चीजें हैं भी कि नहीं है और ये क्यों पढ़ी जा रही हैं। तो वहाँ से डाइजेस्ट से एक लगाव शुरू हो गया था। फिर वहाँ से, जैसे बचपन से जो कारी वाला काम है वो तो बचपन से कर रही हूँ, अभी तक मैं डाइजेस्ट पढ़ती हूँ, लेकिन जो इसके साथ, जिसे हम अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट कहेंगे, ज़हनी तौर पर जब इसके बारे में काम करना शुरू किया और सोचना शुरू किया, वो 2003 की बात है। और उस वक्त हुआ ये था कि मैं क्योंकि खुद डाइजेस्ट बहुत शौक से पढ़ती थी, तो मुझे अंदाजा था कि किस किस्म की कहानियां आती हैं या उनमें किस तरह के किरदार होते हैं, किस तरह की इश्यूज पे बात होती है। उस वक्त मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था जिसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट था, इस्लामाबाद में ये था। तो वहाँ पर हम जो रिसर्च के हवाले से जब मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे आसान काम ये लगा कि मैं जिस चीज में आपकी दिलचस्पी हो उसके ऊपर रिसर्च करना बहुत आसान होता है। तो मैंने पहले ये देखा कि डाइजेस्ट के ऊपर कौन सी रिसर्च है जो मौजूद है, तो मुझे कुछ काम मिला। उसके अंदर तस्नीम अहमद है आपकी, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में डॉक्टर सीमा परवेज हैं, उन्होंने इसके ऊपर किया है। लेकिन उसके अंदर मुझे सिर्फ ये लगा कि थोड़ा गैप है, वो ये था कि बहुत एक स्टीरियोटिपिकल तरीके से इसको देखा जा रहा था कि उसके अंदर वही रोमानवी बातें होती हैं और लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि आपकी जिंदगी में बस एक हीरो आएगा और वो आपको बचा के ले जाएगा। और मैं क्योंकि कहानियां वो बहुत पढ़ती थी, तो मुझे पता था कि सिर्फ ये कहानियां नहीं होती हैं, उसमें और बहुत कुछ होता है। तो मेरा जो पहला काम था तहकीकी उसके ऊपर, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ही पब्लिश किया था, अपनी एंथोलॉजी थी उनकी पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा। उसके अंदर मैंने वॉइसेस ऑफ डिसेंट के नाम से किया था, मतलब वो आवाजें जो कि डिसेंट कर रही हैं, जो कि इख्तिलाफ कर रही हैं। अच्छा। और मैंने उसके अंदर ये आई थिंक 1973 से लेके 2002-2003 तक का टाइमलाइन दिया था
और वो कहानियां जो कि हमारे इश्यूज के ऊपर बात कर रही थी, जैसे जो होता है ना कि बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है, या जो घर में जिसको हम औरतों के साथ जो होता है, या इस तरह की और कोई जाति, उन इश्यूज के ऊपर बात कर रही थी। और मुझे ज्यादा ये बात था जब हम औरतों की आवाज के हवाले से हम उसको कलेक्टिव मूवमेंट के हवाले से देखते हैं। अच्छा। लेकिन जो इंफरादी आवाज होती है, घर में क्या स्ट्रगल्स हैं, उनको किस तरह से कोप किया जा रहा है, किस तरह से उसका हल निकाला जा रहा है, वो आवाजें इन कहानियों के अंदर मुझे नजर आ रही थी, जो मैंने उसके अंदर बयान करने की कोशिश की। तो पॉपुलर फिक्शन पहला काम ये था। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब नहीं था, ये पीएचडी से पहले की बात है। नहीं, ये बहुत पहले की बात है, ये बहुत पहले की बात है। उसके बाद एक्चुअली अगर अगला जो मरहला था वो ये था कि मुझे 2007 में जर्मनी हाइडेलबर्ग में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर मैंने ये अपना पेपर पढ़ा था। अच्छा। और वहाँ पर ये मेरी बहुत खुशकिस्मती थी कि एक प्रोफेसर कामरान अली अख्तर, उनका नाम है, कामरान अख्तर अली, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में प्रोफेसर थे। उन्होंने, वो भी उसी कॉन्फ्रेंस में थे, और उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि मैं भी इस चीज के ऊपर, मेरी भी दिलचस्पी है और मैंने भी पल्प फिक्शन के ऊपर काम शुरू किया है। तो अगर आप इससे करना चाहती हैं तो हमारे डिपार्टमेंट में ये काम हो रहा है ऑलरेडी। मगर उस वक्त क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक 7 साल का था, एक आई थिंक अभी 5 साल का भी नहीं हुआ था, तो पीएचडी तो मुझे कोई बहुत दूर का मरहला लग रहा था। लेकिन ये हुआ कि 2-3 साल बाद, एक्चुअली हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन 2-3 साल बाद उन्होंने मुझे दोबारा ईमेल करके पूछा कि अब अगर आप तैयार हैं तो हम मतलब डिपार्टमेंट में अप्लाई करें उसके लिए। तो मैंने अप्लाई किया, और वहां से फिर ये पीएचडी का यही मेरा रिसर्च का। मगर इसमें फर्क ये था कि मुझे जो प्रोफेसर कामरान है, जो मेरे बहुत अभी भी मतलब मेंटोर भी हैं, गाइड भी हैं, बहुत उस्ताद भी हैं बड़े मेरे, उन्होंने मुझे ये कहा कि एंथ्रोपोलॉजी में आप अगर आप सिर्फ कहानियों तक अपने आप को महदूद रखती है ना, तो वो कंटेंट एनालिसिस बनेगा, और कंटेंट एनालिसिस पहले भी बहुत हो चुका है। आप ये देखें कि कहानियों कौन है, उनकी क्या जिंदगियां हैं, वो जिंदगी की हकीकतों को बयान किस तरह करती हैं, जो कहानीकार हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपको इन कम्युनिटी के पास जाना है, और आपने कम्युनिटी से इंटरव्यूज लेंगी तो तब ये एंथ्रोपोलॉजी का एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनेगा। तो वहां से फिर ये कहानी शुरू हुई थी। अच्छा, ये बताएंगे आपने, क्योंकि आलमी अदब भी पढ़ा है, तो आलमी अदब में और पॉपुलर फिक्शन वहाँ तक कितना जाता है? क्योंकि पॉपुलर फिक्शन को ये जो अदबी हल्का है वो तस्लीम नहीं करता उस तरह से। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि तख्लीक होती है, और किसी भी तख्लीककार को हम कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि ये अदबी तख्लीक है और ये गैर अदबी तख्लीक है। बहुत सारी ऐसी लिखारी हैं, डाइजेस्ट राइटर्स हैं, जो कि पहले अदबी रिसालों में लिख रही थी, अब डाइजेस्ट में लिख रही हैं। बहुत सारी हैं जो डाइजेस्ट में लिख रही थी, अब अदबी रिसालों के लिए लिख रही थी। तो ये हम कौन होते हैं ये जांचने वाले कि हम उसको अदबी या गैर अदबी उसमें डालेंगे, ये पढ़ने वाले का काम होता है। ये हर पढ़ने वाला कहानी से कुछ न कुछ खुद अपने तौर पर अखज़ करता है। जैसे ये एक फ्रेंच फिलोसोफर है जिसका नाम डेरिडा है, उसने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी। उसने कहा था कि जब हम कुछ लिखते हैं तो वो ऐसे होता है जैसे हमने एक ब्लैंक चेक फुटपाथ के ऊपर छोड़ दी है, और उसको हर जो भी वहाँ से उस राह से गुजर रहा है वो उसको उठाकर अपनी कीमत उसके अंदर लिख के छोड़ देता है। तो पढ़ने वाले का ये काम होता है कि उसको अदबी समझे या गैर अदबी समझे। और दूसरा एक चीज जो मैं बार बार पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगी, देखिए आर्ट को भी हमने कहा है कि ट्रक आर्ट जिसको हम कहते हैं, जो ट्रक के ऊपर हमें तस्वीर मिलती है, वो किसी आर्ट से कम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अवामी सतह पर हमें नजर आता है तो हम उसको आर्ट नहीं कहते, हम उसको ट्रक आर्ट कहते हैं। इसी तरह राइटर्स भी हमारी जो लिखने वाली हैं रिसालों के लिए, डाइजेस्ट के लिए, वो राइटर्स हैं। हमने इसी तरह उनको डाइजेस्ट राइटर बना के हमने उनको एक संभव तबकाती फर्क में डाल दिया है। और देखिए, कोई भी तख्लीक जो दूसरे को कुछ सोचने पे मजबूर करती है, जो दूसरे के ख्वाबों को रिफ्लेक्ट करती है, जो दूसरे को किसी मुश्किल लम्हे से निकालने में मदद देती है, वो तख्लीक है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो अदबी है या वो गैर अदबी है। आप सिर्फ ये देखें कि उससे कितनी जिंदगियों तक वो कनेक्ट कर रही है, और इन जिंदगियों में उसकी पहुंच
किस हद तक है। और आप समझती हैं कि हमारा पॉपुलर फिक्शन उस हद तक जाता है? बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता है। देखिए पॉपुलर फिक्शन में अगर आप सर्कुलेशन फिगर्स की बात कर लें तो ये मैं आपको 2016-15 की फिगर्स बता रही हूँ। जो हमारे दो सबसे ज्यादा रिसाले हैं जिनकी सर्कुलेशन फिगर हाईएस्ट है वो शुआ और खवातीन डाइजेस्ट है, ठीक है। और उनके 2.5 से 3 लाख तक के उस वक्त के रीडर्स थे। और एक रिसाला एक घर में जब जाता है तो 10 से 15 लोग, पड़ोसी, कजन, सहेलियां, वो सब उसको लेके पढ़ रहे होते हैं। तो देखिए अगर एक कहानी के आपको 10 लाख तक लोग हैं, 10 लाख तक खवातीन, इसमें लड़के भी शामिल होते हैं, लड़के भी ये डाइजेस्ट पढ़ते हैं। अगर 10 लाख लोग पैसे देकर खरीद कर वो पढ़ रहे हैं तो उस कहानी में कोई ना कोई, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि रेजोनेंस है, कोई ना कोई चीज है जो उनको अपनी तरफ खींचती है। तो वो अपना टाइम निकाल कर और अपने पैसे निकाल कर इस चीज को खरीद कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। और बल्कि ये भी कह सकते हैं कि वो रिलेट करते हैं अपने आप को उन कहानियों से। बिल्कुल रिलेट करते हैं। कि थोड़ा सा मुझे इस बात से जरा अफसोस होता है और मैं थोड़ी डिफेंसिव इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि हमेशा खवातीन के रिसालों की जब बात होती है तो पहला मेरा मुझसे जो मसूदा होता है, आपने शुक्र है ये मसूदा बिल्कुल नहीं अपना है क्योंकि आपको उधर मीडिया से है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन बाहर से मैंने जितने भी लोगों के साथ मेरी इसके ऊपर कोई भी कॉन्वर्सेशन हुई है तो उनका मसूदा यही होता है कि मैं यहाँ पर कोई मतलब करेक्ट करने के लिए आई हूँ, मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि ये कहानियों में कितना फजूल रोमांस होता है और को कितना खराब कर रहा है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं थोड़ा सा ये भी बात दफा सोचती हूँ कि देखिए इस तरह से तो पॉपुलर आप कोई भी चीज उठाएं तो उसमें आपको एक मतलब जैसे आप फॉर इंस्टेंस आप आदमियों की जासूसी कहानियां उठा के देखें, उसके अंदर भी आप 10,000 नुक्स निकाल सकते हैं कि ये गलत है या वो गलत है, लेकिन उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि ये जरा इजी टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है और अब उनका लाइमलाइट भी बहुत आ गई है क्योंकि वो टेलीविजन के लिए भी स्क्रिप्ट लिख रही हैं, तो यहाँ पे सारा तनकीद के वो जो तीर होते हैं वो सारे यहीं की तरफ, इसी तरफ को आ रहे होते हैं। चलिए उनको नकात को थोड़ा सा मटेरियल तो मिल जाएगा। हाँ नहीं मटीरियल बहुत है उनके पास माशाल्लाह, मतलब तैयार है। सही है। अच्छा तो फिर आपने किस तरह से इसको जब उठाया था तो किस तरह से उठाया, इसका पहला स्टेप क्या था इस थीसिस का? देखिए पहला तो पीएचडी में अमेरिका में और इंग्लैंड में थोड़ा सा फर्क होता है। इंग्लैंड में ये होता है कि आपका कोर्स वर्क नहीं होता, अमेरिका में पहले 3 साल आपका कोर्स वर्क होता है। ठीक है। कोर्स वर्क से मुराद है कि मतलब आपको कुछ कोर कोर्सेज लेने होते हैं, कुछ ऑप्शनल कोर्सेज के जैसे राइटर्स ही मुझे आगे और राइटर्स का नंबर देती थी। और देखिए होता ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो ये कहना बड़ा आसान होता है कि मैं ये सैंपल रखूंगी, मगर जब आप करने बैठते हैं तो फॉर इंस्टेंस बहुत सारी राइटर्स होती हैं जो लिखती बहुत अच्छा है लेकिन बोलने में वो इतना कुछ आपको नहीं दे सकती। कॉन्वर्सेशन का एक फन होता है, जैसे फनी गुफ्तगू कहते हैं ना। तो कुछ के जिनके साथ बहुत लंबे इंटरव्यूज हुए, कुछ के जिनके साथ नहीं हुए, फिर मैंने कहा कि बस इस चीज को बिल्कुल आप फ्लो में जाने दें और देखते हैं कि ये चीज खुद ब खुद कैसी शक्ल इख्तियार करती है। किस तरफ पानी जा रहा है। बिल्कुल जिस तरफ पानी का बहाव जा रहा है आप उस बहाव के साथ साथ जाते जाए। अच्छा रूरल और अर्बन की राइटर्स में आपको कोई इम्तियाजी फर्क लगा, कोई ऐसी इंसानियत या बुनियादी फर्क लगा आपको? नहीं देखिए मुझे फर्क लगा वो ये था कि हर राइटर का, चाहे वो एक घराने से भी, अगर फॉर इंस्टेंस अगर एक घराने से भी 3 राइटर्स हैं तो उन सबका अपना अपना नजरिया है। उन सबका जिंदगी को देखने का, तजुर्बात को देखने का उनका एक अपना नजरिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रूरल का एक मतलब हम ये कह दें कि जो अर्बन इलाकों की हैं उन सब के अंदर ये कॉमन पॉइंट है। हर एक का एक इंफरादी तरीका है जिंदगी को देखने का, अपनी जिंदगी को बयान करने का, जिंदगी की हकीकतों को बयान करने का। और इसके अंदर हम क्लस्टर नहीं कर सकते कि रूरल ये है और अर्बन ये है या पंजाब में ये है और सिंध में ये है। हर एक में, हर राइटर में एक इंफरादी व्यू पॉइंट था। हम सबका वही होता है ना, नीड टू बिलोंग सबके अंदर होती है, खौफ हम सबके अंदर होता है, प्यार हम सबके अंदर होता है, तो दूसरे के अंदर भी वही जज्बात होते हैं जो आपके अंदर होते हैं। मौत के बारे में सोचती हैं आप?
मौत देखिए जब आपने करीब से देखी हो, जैसे मेरे वालिद जब फौत हुए तो उस वक्त मैंने बहुत करीब से उसको देखा था, तो आपको खौफजदा नहीं करती। मौत एक तरह से आई थिंक एक घर पहुंचने का नाम है, मतलब एक पर्दा आ जाता है जो उस दुनिया और इस दुनिया के दरम्यान में है, मगर मौत खात्मा नहीं है। मौत खात्मा नहीं है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है ये बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए ये इस सारे इंटरव्यू का बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। हाँ नहीं, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए मोहब्बत आई थिंक वो चीज है जो कि आपको कनेक्ट करती है। चाहे वो आप एक फूल को देख के महसूस करें, या चाहे आप किसी बच्चे को देख के महसूस करें, वो चीज है जो आपको अपने अंदर से बाहर लेके आती है, आपको कनेक्ट करती है, जोड़ती है किसी न किसी चीज के साथ, जोड़ती है। ये जरूरी होती है जिंदगी के लिए? जरूरी बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? आपका क्या ख्याल है? नहीं, बिल्कुल जरूरी होती है। मैं तो फिर अगर बोलना शुरू हो गई तो फिर तो आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको तो इतने ऐसे बाद आपको बोलने का मौका मिला है तो आप बोले। नहीं देखिए बिल्कुल जरूरी होती है, लेकिन आई वुड से कि ये एक एक्चुअली किताब भी है इसके ऊपर कि हर एक की मोहब्बत की जुबान मुख्तलिफ होती है। अच्छा। जैसे ये जो रिसर्च इसकी मैं बात कर रही हूँ, लैंग्वेज ऑफ लव के नाम से वो किताब है, और उस पर बड़ा दिलचस्प उन्होंने कहा है कि मोहब्बत की 5 प्रीडोमिनेंट जबानें होती हैं। तोहफा देना दूसरे को, वक्त देना, अल्फाज के थ्रू ऐसे अल्फाज कहना, एक था कडलिंग, मतलब जो हमारी फिजिकल वो होती है हाथ पकड़ना। तो होता ये है कि हर एक का जबान मुख्तलिफ होती है। तो दूसरा अपने तौर पर, जैसे होता है ना, दो लोग जब उनके अंदर कोई डिस्कनेक्ट आ रहा होता है तो इसलिए आ रहा होता है क्योंकि उनकी जबान, वो एक अपनी जबान बोल रहा होता है, दूसरा अपनी जबान में उसको समझ रहा होता है, वो जबानें मैच नहीं कर रही होती। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम सब, मतलब अच्छाई हम सबके अंदर होती है, लेकिन अल्लाह ने ही सबको बनाया है ना, तो अच्छाई तो हम सबके अंदर है, मोहब्बत भी हम सबके अंदर है, एबिलिटी टू कनेक्ट भी हम सबके अंदर है। मजहब कितना जरूरी है जिंदगी के लिए? देखिए बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनका मजहब के साथ ताल्लुक नहीं है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका मजहब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझे ये लगता है कि आपका अल्लाह के साथ, या मतलब आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ ताल्लुक कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक, वो आपका एक बहुत पर्सनल ताल्लुक होता है। तो वो आप मतलब रह सकते हैं अल्लाह के बगैर, रह सकते हैं, रहा जा सकता है अल्लाह के बगैर, अल्लाह के तशव्वुर के बगैर? देखिए अल्लाह की फॉर्म्स मैं कहूँगी कि मुख्तलिफ होती हैं। जैसे फॉर्म्स इन द सेंस के हम, फॉर इंस्टेंस, कोई अगर है जो कहीं भी किसी और कॉन्टिनेंट पे बैठा हुआ है जिसको नहीं पता, जो ऐसे मुल्क में है जहाँ पे एथियज्म ज्यादा है, अगर उनको भी कोई यूनिवर्स के अंदर, स्पिरिचुअलिटी के अंदर कोई अच्छाई नजर आती है, तो वो भी एक तरह से कनेक्ट ही कर रहे हैं अल्लाह के साथ। जैसे वो कहते हैं ना कि वो एक बहुत मशहूर वाकया जो है कि जब किसी ने कहा कि मैं इसको खाना नहीं खिलाऊंगा क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, तो आगे से यही जवाब आया था कि मैंने पूरी उम्र उसको खिलाया तो मैं एक वक्त का नहीं दे सके। तो इसके अंदर आई वुड से कि देखिए ये बहुत पर्सनल मामला होता है, कौन किस तरह से कनेक्ट करता है। और इसमें मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। जैसे कोई बात हो जाती है कि पाकिस्तान में ऑफ कोर्स जब आप किसी को देखते हैं, कपड़ों से भी हम बहुत लोगों को जज करते हैं ना कि उनके कपड़े रिवीलिंग है या नहीं है। तो ऑस्टिन में मैं जब थी तो मेरे साथ एक लड़की थी जो फिलिस्तीन की थी, जिसके कपड़े हमेशा बहुत वेस्टर्न होते थे और थोड़े रिवीलिंग होते थे। अच्छा। तो मैं ज्यादा थोड़ा सा उससे जो डिस्टेंस रखती थी, लेकिन उसने एक दिन अपने घर पे एक पार्टी रखी हुई थी। अच्छा, आपने चूंकि इल्मुल बशरियात भी पढ़ा है, तो इल्मुल बशरियात की वजह से आपकी दिलचस्पी इंसानों के रहन सहन या इंसानों की तरफ आई? नहीं, इंसानों में तो दिलचस्पी बहुत शुरू से है। ये एक राइटर है, अरुंधति रॉय उनका नाम है। उन्होंने एक जुमला कहा था जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था, फिर मैं उसको तर्जुमा करती हूँ कि आई डोंट वांट टू पास बाय एनीवन, आई वांट टू सिट डाउन विद देम, लाइट अप अ सिगरेट एंड से व्हाट्स हैपनिंग। कि मैं सड़क पर जाते हुए हर इंसान के साथ मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके साथ बैठ के सिगरेट फुलगा के पूछूं कि अच्छा मुझे बताओ जिंदगी कैसे गुजर रही है।
तो इंसानों में तो दिलचस्पी होती है, इंसानों से ज्यादा दिलचस्प और कोई चीज है नहीं। और अच्छा, इंसानों में एक वो कल्चर का भी तो एक होता है ना, एक भाम या एक फर्क कह लें। कल्चर के हिसाब से आपको किस तरह आपको दिलचस्पी का मजहर क्या लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में हमारे यहाँ तो बहुत सारे कल्चर हैं और हमारी काफी सारी राइटर्स उन कल्चर से वाबस्ता भी हैं, जैसे फजाला निगार औरकज़ई हैं, वो पठानों के तरफ उन्होंने वहाँ की कहानी बहुत लिखी। और जैसे काफी सी राइटर्स हैं, कनीज नबी हैं, उन्होंने सिंध को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया। इस तरफ से आपने उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया अपने थीसिस में? नहीं, इस ज्यादा उनका मतलब इंफरादी तौर पर उनको मैंने हाईलाइट किया। हाँ। लेकिन जो इलाकाई तौर पर मैंने हाईलाइट नहीं किया। जो आई थिंक अगला काम जो मैं अगर करना चाहूंगी तो वो यही होगा। अच्छा। कि इलाकाई तौर पर हमें मुख्तलिफ आवाजें क्या नजर आती हैं। अच्छा, मौसीकी की तरफ रुझान है आपका? बिल्कुल बिल्कुल है। तो मौसीकी की तरफ कुछ मतलब वो सीखा कोई चीज ऐसी है जिसको आप हाँ बिल्कुल, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। नहीं, मैंने कहा कि थोड़ी सी खुश गुफ्तगू हो गई है तो हम थोड़ा सा उसे लचकीला कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मौसीकी मुझे हर तरह की मौसीकी पसंद है और मेरी एक्चुअली प्लेलिस्ट बनी हुई है फोन पर। उसके अंदर अंग्रेजी, उर्दू, पश्तो, कोक स्टूडियो, गजलें, कवाली, क्लासिकल सारी चीजें मौजूद है। मूड पर डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या सुनना है। और मैंने खुद भी सितार सीखा था, लेकिन ये वजीउल हसन निजामी साहब हैं जिनसे मैंने सीखा था। लेकिन अब एक्चुअली कहते हैं कि शर्म आती है कि 2-3 साल हो गए सितार को हाथ नहीं लगाया, लेकिन सीखा जरूर है। अच्छा, सीखा जरूर है। और उसे आप ट्यून करती रही हैं, उसे बजाती रही हैं? बजाती रही हूँ एक्चुअली 2-3 साल तो बहुत रेगुलरली बजाया। बल्कि जब मैं गई थी पीएचडी के लिए तो वो होता है ना, आपको 2 सूटकेसेस अलाउड होते हैं एक पैसेंजर के साथ। तो मेरा एक जो था वो सितार था और एक ही सूटकेस दूसरा था। लेकिन ये कि मुझे वहाँ पर मैं करती रही हूँ, लेकिन जब से मैं वापस आई हूँ तो सितार को मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। अच्छा, वापस जाते हैं, आपने जब वहाँ पे थीसिस रखा और वो आप अपने गाइड्स वगैरह से शेयर करती रहती होंगी, तो उनका क्या था पाकिस्तान के पॉपुलर फिक्शन के बारे में? अगर कि वो पाकिस्तान से रिलेट करते हैं तो फिर तो वो जानते होंगे। तो वहाँ के लोगों का क्या है पाकिस्तानी अदब या पाकिस्तानी पॉपुलर फिक्शन के बारे में, उनकी क्या राय है? देखिए, जो मेरे कमेटी मेंबर्स थे ना, जैसे जिनका मैंने आपको अभी कुछ देर पहले जिक्र किया है, तो वो सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एक जो बाधा थी वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की थी, लेकिन कैथरीन स्टुअर्ट थी और पॉलिन स्ट्रॉन्ग भी, दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। तो उनका एक्चुअली दोनों का, उनको ये बात बहुत दिलचस्प लगती थी कि ये जो जिस तरह से मैंने कहा ना कि एक आवाज की दुनिया है, तो उनको ये बात बड़ी दिलचस्प लगी थी कि खवातीन जो मुख्तलिफ इलाकों की हैं, जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस की हैं, जो मुख्तलिफ मतलब उनकी जिंदगी के तजुर्बात बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी एक कॉमन कम्युनिटी बनी हुई है। मतलब देखिए, एक एनसीएम की सपोर्टर हैं जो कराची में हैं और एक पीपीपी की सपोर्टर हैं जो सिंध में हैं, लेकिन वो दोनों औरतों के तौर पर, इंसानों के तौर पर उनका आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है। और उस दोस्ती का जो ब्रिज है, जो चीज उनको जोड़ रही है, वो डाइजेस्ट है। तो उनको इस हवाले से ये चीज बहुत दिलचस्प लगी थी। अच्छा, डाइजेस्ट राइटर पर एक मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात कह सकते हैं, या ऐसे हम ये कुछ हकायक भी हैं कि डाइजेस्ट राइटर पर तसल्लुत बड़ा रहा है, कहीं पर मजहब का और कहीं पर कल्चर का। ये कितना ठीक है और ये बात अफेक्टिव कितनी है, मुझे ये बताएं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा भामात पैदा कर दिए हैं डाइजेस्ट राइटर ने, मजहब को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करके, और उनकी कहानी ऑथेंटिक नहीं होती, वो गैर हकीकी होती है। उसमें एक तो ख्याली दुनिया ज्यादा है, ऊपर से वो मजहब को या बल्कि कल्चर को कुछ कम, लेकिन मजहबी चीजों को बहुत ज्यादा हालिया पोर्शन में, जैसे पीछे मेरे ख्याल से 7-8 साल का अगर हम डाइजेस्ट अदब देखें तो लोगों का ख्याल है कि उन्होंने मजहब को बड़ा रिप्रेजेंट किया है, एक मुल्ला वाली जिहत है। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, आपने मुझे फंसाना है सवाल क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्तियां हुई।
नहीं नहीं, लेकिन इसका जो देखिए, ऐसे आप चीज अगर उठा के देखें, देखिए डाइजेस्ट राइटर आसमान से तो नहीं उतरते ना, मतलब वो एक खला में नहीं पैदा होते, वो अपनी एक सोसाइटी के अंदर, एक कल्चर के अंदर, एक स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू निकल कर आते हैं। देखिए जैसे मुझे फॉर इंस्टेंस ये भी बहुत अक्सर पूछने को मिलता है कि जो डाइजेस्ट का जो कवर होता है वहाँ पर हमेशा एक मेकअप वाली खूबसूरत लड़की क्यों होती है, मतलब कोई आम लड़की क्यों नहीं होती, या मेकअप के बगैर क्यों नहीं होती, या फॉर इंस्टेंस जो हीरोइन है उसको खूबसूरत क्यों दिखाना होता है, या फॉर इंस्टेंस जो हीरो है वो घनी मूछे दबी दबी मुस्कुराहट वो वाला क्यों होता है, या फॉर इंस्टेंस आपका जो मुश्किल सवाल जिसकी तरफ से आ रही है मजहब का, इस तरह से, और मजहब की भी यहाँ पे आपको मुख्तलिफ क्या उसको कहना चाहिए, मुख्तलिफ एस्पेक्ट नजर आते हैं, मतलब सूफी राइटिंग भी आपको नजर आती है, मुख्तलिफ पहलू नजर आते हैं। देखिए इसमें दो चीजें हैं, मैं ये हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि इन कहानियों में कोई मसला नहीं है, ठीक है, इनमें बाज़ दफा फॉर इंस्टेंस जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जो हमारी मसीही बरादरी है या इस तरह की, उनके साथ अक्सर बाज़ दफा उनका नेगेटिव पोर्ट्रेल होता है, तो वो सब चीजें हैं, वो मसला मौजूद है। लेकिन मैं वही बात करूंगी कि जिस राइटर हमारी पैदावार है, तो बजाय ये कि आप सारा मलबा डाइजेस्ट राइटर्स के ऊपर डाल दें कि वो ये क्यों लिख रही हैं, आप अपने स्कूलिंग सिस्टम को देखें, आप अपने लीगल सिस्टम को देखें, आप अपनी सोसाइटी को देखें, क्योंकि जो आपकी सोसाइटी की के प्रीडोमिनेंट ट्रेंड्स हैं वो इन कहानियों में आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो मतलब वही बात हो जाती है ना कि आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं खुद थी, जैसे एक छोटी सी मिसाल ले लें, मैंने खुद हमेशा गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ा, इस्लामाबाद में ICT से पढ़ा, जो गवर्नमेंट का स्कूल था, उसके बाद फिर कॉलेज भी गवर्नमेंट का ही था, STS 72 था, आज़म यूनिवर्सिटी भी उसको गवर्नमेंट की थी। जब तक MA तक मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स की बहुत जरूरत है। अच्छा, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स के बगैर पाकिस्तान नहीं रह सकता। उसके बाद जब मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो वहाँ पर मेरा ऐसे रिसर्चर्स के साथ मेरा ताल्लुक रहा, उनके साथ वक्त गुजारा जिन्होंने, जो खुद न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, लेकिन उन्होंने ये समझाया कि न्यूक्लियर वेपन से कितनी तबाही आ सकती है और ये कितना गलत नतीजा है। तो मेरे ख्यालात वहाँ से बहुत तब्दील हुए। अच्छा। तो अब मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अगर मेरी स्कूलिंग में, मेरी एजुकेशन में तो मुझे एक बात बताई, लेकिन अगर मेरा एक्सपोजर इन बाकी चीजों की तरफ ना होता तो मेरा ख्यालात तब्दील ना होते। तो इसी तरह राइटर्स को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी की ही पैदावार है। सही। अगर उनकी सोच एक तरफ को जा रही है तो आपकी पूरी सोसाइटी की सोच उस तरफ को जा रही है। जैसे वो जो निकलेगा वो उगलेगा। बिल्कुल, जो निकलेगा वो उगलेगा। अच्छा, राइटर्स के अलावा आपने राइटर्स के फैन से और फेसबुक पेज के एडमिन से भी बातचीत की, तो उनका राइटर्स के बारे में क्या तनाजुर होता है? वही आइडियलिज्म, वो वाला की राइटर आइडियल, जिस तरह हम अदाकारों के बारे में एक ज़हनी तस्वुर जोड़ते हैं, ये इसी तरह का होता है या इससे थोड़ा सा हट के? मुझे हट के लगा, मुझे ये लगा कि प्यार बहुत ज्यादा है। अच्छा, जैसे देखिए जिस तरह से उनके फेसबुक एडमिन वक्त निकालती हैं, उनकी पोस्ट लगाने की कोशिश करती हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ। इस सब चीजों के लिए आपको किसी दूसरे की तरफ बहुत लगाओ हो तो आप ये करते हैं। हाँ। क्योंकि ज्यादातर इस काम की कोई पेमेंट नहीं होती। हाँ। ठीक है, मतलब वो खुद से वॉलंटरी बेसिस पे कर रही होती है। तो मुझे बहुत ज्यादा लगाव और प्यार इन जनरल इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा लगा है। हाँ। तो ये चीज मुख्तलिफ थी। मैंने टीवी चैनल्स का भी एक्चुअली किया था। हम टीवी में भी मैं गई थी, जियो टीवी में भी मैंने जाके किया था। कुछ जो वहाँ के कंटेंट मैनेजर्स हैं उनके साथ मैंने इंटरव्यू लिए थे। तो जो इनके चैनल हेड्स हैं, सुल्ताना सिद्दीकी हैं या जो जियो टीवी के थे उस वक्त के, उनके साथ मैंने इंटरव्यू लिए थे। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा वो इंस्ट्रूमेंटलिज्म आपको थोड़ा सा नजर आता है। मतलब इंस्ट्रूमेंटलिज्म एक्चुअली मुझे जैसे जो कंटेंट एडिटर्स थे या जो स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के हेड्स थे, उनमें मुझे थोड़ा ज्यादा नजर आया था। क्या बात, फिर आपके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स होते हैं जिसके अंदर आप आउटलाइन करते हैं कि आपने अपने 3 सब्जेक्ट एरियाज क्या डिफाइन किए हैं। तो मेरा मीडिया था, साउथ एशिया था और जेंडर था। और फिर आप अपना प्रोस्पेक्टिव डिफेंस देते हैं। प्रोस्पेक्टिव डिफेंस में ये होता है कि आप अपना पूरा प्रोजेक्ट एक तरीके से, कि आपका फील्ड वर्क क्या होगा, कितने टाइम का होगा,
आपका लिटरेचर रिव्यू, आप किन किन किताबों को, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम से हमें 100 सोर्सेज या 100 किताबों का रेफरेंस देना होता था, किताबें आर्टिकल्स मिलाकर। तो वो आपका लिटरेचर रिव्यू भी आपका पर्सपेक्टिव डिफेंस में शामिल होता था कि ये काम हो चुका है और इस काम को अब आप बिल्ड कैसे कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और टाइमलाइन सेम होती थी। फिर वो प्रोस्पेक्टिव डिफेंस आपकी कमेटी अप्रूव करती थी। अच्छा। और कमेटी में 4 से 5 लोग तक होते हैं। मेरी कमेटी में जो मेरे सुपरवाइजर थे प्रोफेसर कामरान, वो ऑफ कोर्स वो उसके हेड थे, लेकिन उसके साथ पॉलिन स्ट्रॉन्ग थी, कैथरीन स्टूक थी, बाजरा थी, और ये मतलब इनके मुख्तलिफ बैकग्राउंड थे, लेकिन ये सब एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेचर से इनका ताल्लुक था। तो वो सब उसको वेट करते हैं, उसको देखते हैं, आपको थोड़ा गाइड करते हैं। अगर वो उसको अप्रूव कर दें तो फिर आप अपने फील्ड वर्क की तरफ आते हैं। अच्छा। तो वहां से इसकी शक्ल बननी शुरू हुई। और एक्चुअली दिलचस्प बात ये है कि पहले जब ये सब मुझे सीनियर्स ने वहां पर बताया था और मुझे उस सबकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपका प्रोस्पेक्टिव डिफेंस बिल्कुल बदल जाता है। अच्छा। क्योंकि आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपके सामने ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपने पहले आपको नहीं मालूम होती। तो आपने एक जाविये से उस प्रोस्पेक्टिव डिफेंस को लिखा होता है, लेकिन जब आप फील्ड में एक्चुअली आते हैं तो आपका जाविया चेंज होना चाहिए। और अगर आपका जाविया नहीं चेंज हो रहा और आपका वही फील्ड वर्क है जो कि एग्जैक्टली प्रोस्पेक्टिव डिफेंस पे था, तो बड़ी नालायकी समझी जाती है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा फील्ड में आके। तो एक्चुअली हुआ ये था कि पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि जो बाकी मेरे इर्द गिर्द के जो कॉलीग्स थे जो फील्ड वर्क करके आ गए थे, जैसे एक फॉर इंस्टेंस मॉल वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो मॉल में जाके उन्होंने खुद वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की, बल्कि 2 दफा उनको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिला। वो परफ्यूम बेचने का काम उन्होंने किया। एक जो हमारे थे बहुत मेरे साथ अच्छे दोस्त हैं, हफीज जमाली एक हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने गवादर पोर्ट के ऊपर जो मछेरों के साथ काम किया था, तो वो मछेरों के साथ दिन रात रहते थे। एक और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब्दुल हक चांग उनका नाम है। उन्होंने भी जो फील्ड वर्क किया वो अपनी फील्ड साइट पर रहते थे। वो गांव में मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। तो मुझे ये नहीं समझ आती थी कि मेरी फील्ड साइट क्या है। इसके अंदर वो कोई गेटअप वेटअप चेंज करते थे कि जिससे उनकी वो सारी चेंज हो, या इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी? डेटा किस तरह से चेंज करते, क्या मतलब? गेटअप वगैरह चेंज करते थे जैसे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर देखिए, ये एक तो ये होता है कि आपने बहुत ऑनेस्टली बताना होता है कि आप क्या काम कर रही हैं और उस काम की कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी, ये काम कहाँ पर जाएगा। ये थोड़ा सा होता है कि आप अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप मछेरों के पास जा रहे हैं, तो आप सूट टाई तो पहन के नहीं जाएंगे। अच्छा। आपने उन जो पानी वो पीते हैं, जो खाना वो खाते हैं, जो कपड़े वो पहनते हैं, आप कोशिश करें कि आप वही करें। तो उस तरह से मतलब गेटअप वो होता है, हम आहंगी पैदा होती है। क्योंकि देखिए, आपने जब आप दूसरे के पास जाकर कह रहे हैं कि आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, तो आप उनसे एक बहुत बड़ी चीज ले रहे हैं। सही। तो आप उस लेने के ऊपर एटलीस्ट इतनी तो इज्जत देना कि आप उनको मतलब उनमें और अपने अंदर जितना फर्क कम हो सकता है उस फर्क को कम करने की कोशिश करें, उसे मिटाने की कोशिश करें। तो ये इज्जत देने का एक तरीका होता है। ठीक है। तो बस ये कि मैं उसको बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मैंने शुरू में ये हुआ था कि मैंने अपने सुपरवाइजर से ही, मैंने प्रोफेसर कामरान से जब बात की तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप पहले 10-12 से आप शुरू कर लें। मैं गर्मियों की छुट्टियों में पहले आई थी, जो मैं अभी प्रोस्पेक्टिव डिफेंस और कॉम्प्रिहेंसिव से पहले की बात कर रही हूँ। जब मैं 2012 में गर्मियों की छुट्टियों में आई थी, उस वक्त पायलट स्टडी थी मैंने की थी। अच्छा। तो मैंने 12 राइटर्स का देखा था। कुछ को कि मैं घर गई थी, उनसे मैंने इंटरव्यूज लिए, कुछ से मैंने फोन पर इंटरव्यूज लेने शुरू किए। घर में बैठ के बिरयानी खाई? नहीं, चाय पी। क्योंकि होता ये था कि शुरू में एक्चुअली राइटर्स मुझे नहीं जानती थी, मैं उनको नहीं जानती थी। तो बिल्कुल जो शुरू के इंटरव्यूज थे वो ये होता था कि वो मुझे मेहमानों वाला टाइम देती थी, 11 बजे सुबह का या 4 बजे शाम का। मैं जाती थी, घर में ड्राइंग रूम में बैठती थी, उनके घर वाले आके 1-2 उनको याद दहानी दिलाते थे कि उस वाले अपने इंटरव्यू के बारे में भी बताएं। वो बेचारी बार बार चेक करती थी मेरी चाय खत्म तो नहीं हो गई, मुझे दूसरा कप तो नहीं चाहिए।
और मैं 1-1.5 घंटे बाद वापस आ जाती थी। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि जो मैंने फोन कॉल पर इंटरव्यू देने शुरू किए, क्योंकि राइटर्स आपको पता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होती है, बिल्कुल। जो मैं फोन के ऊपर इंटरव्यू लेती थी वो 9-9 घंटे तक चलते थे। ओह, इतना लंबा। और बिल्कुल, और वो उसके अंदर उनके लिए मैं रिसर्चर नहीं होती थी, उनके लिए मैं सिर्फ कारी होती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप फॉर्मल इंटरव्यू में नहीं बताते, वो मेरे साथ शेयर कर लेती थी। तो जब मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा कि इस तरह से हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपके जो फोन वाले इंटरव्यूज हैं वो आपके इन सेंस, जैसे कि उनका आइडिया था, मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा कि इसके अंदर दिलचस्प बात ये निकलती है कि ये कम्युनिटी एक आवाज की दुनिया है। क्योंकि मिलने का तो इनको आपस में बहुत कम मौका मिलता है, राइटर्स को और रीडर्स को, लेकिन फोन के थ्रू, सेलफोन के थ्रू इनका आपस का कनेक्शन रहता है। और जब आप सिर्फ आपका आवाज का ताल्लुक हो, ठीक है, देखिए जब आप पर्सनली किसी को मिलते हैं ना, तो आपको, जिसको हम अंग्रेजी में विजुअल क्यूज कहते हैं, विजुअल क्यूज इन द सेंस कि जैसे आप देखते हैं दूसरे की उम्र क्या है, ने कपड़े क्या पहने हुए हैं, दूसरा कौन सी सवारी में आया है, उसके बैठने का तरीका कैसा है, उसने सर पे दुपट्टा लिया है नहीं लिया, उसके बाल लंबे हैं, उसके बाल कटे हुए हैं, आप दूसरे को प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप लोगों के साथ फोन पर बात करते हैं और आपने ना आपने दूसरे इंसान की शक्ल देखी होती है, ना दूसरे इंसान ने आपकी शक्ल देखी होती है, तो आप इन तमाम बैरियर्स से हट कर आप एक इंसानी सतह पर बात करना शुरू कर देते हैं। सही। तो वो मेरा पहला था। और उसमें एक्चुअली मैं थोड़ा सा अगर तफसील में जाऊँ, मजे की बात ये है कि मैंने जब वो पहला अपना लिखा रिपोर्ट, आप उसको समझिए, तो उसका टाइटल था मगर आपने अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन आपने टोल्ड मी अबाउट योरसेल्फ। क्योंकि होता ये था कि फोन पे जब बात खत्म होती थी, मुझे अक्सर ये सवाल सुनने को मिलता था कि आपने अपने बारे में नहीं बताया। और मैं सोचती थी कि मैंने सब कुछ तो बता दी है कि मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, 2 बेटे हैं, इस्लामाबाद में ही ज्यादा रहती रही हूँ, अभी अमेरिका में रिसर्च कर रही हूँ, ये सब चीजें। लेकिन उनको मेरी जिंदगी के हकायक नहीं चाहिए थे, उन्हें मेरी अपनी जिंदगी के बारे में मैं क्या महसूस करती हूँ, उन्हें वो एहसास चाहिए था। अच्छा। और वो बात मुझे बहुत बाद में समझ आई, और मुझे ये समझ आई कि फोन के ऊपर भी जब वो बात कर रही होती है तो वो एहसास एक्सचेंज कर रही होती है, वो हकायक नहीं एक्सचेंज कर रही होती है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सचेंज करती। तो वहाँ से बात शुरू हुई और फिर बढ़ते 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 ये PhD का रिसर्च प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा, राइटर्स को चूज करना और राइटर्स को उसमें से सेलेक्ट करना, ये कैसा था? ये जरा मुश्किल था, क्योंकि बेशतर ऐसी हैं खवातीन जो एक जैसा या एक ही सतह पर या एक ही तरह का पॉपुलर फिक्शन की राइटर्स एक ही सतह पर लिखती हैं। तो उसमें आपका टारगेट क्या था कि किस तरह की राइटर्स मुझे लेनी है? कल्चर वाइज उनमें कोई फर्क हो, जैसे एक सिंध से ले ली, एक पंजाब से ले ली, एक बलूचिस्तान से ले ली, तो थोड़ा सा कल्चर भी उनका इस तरह से आगे आ जाएगा, ये इस तरह का कोई ख्याल था, क्या था? हाँ, देखिए जब बिल्कुल शुरू में मैंने किया ना, तो उस वक्त तो मैंने 2 जनरेशन के हिसाब से देखा था। अच्छा। कि मतलब मुझे एक आधी राइटर्स वो हूँ जो 50 से ऊपर की हो, और आधी वो हूँ जो 20-30 साल की उम्र की हो, ताकि कुछ जनरेशनल फर्क भी मुझे नजर आ जाए। और फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे महसूस हुआ वो ये कि एक तो ये है कि देखिए हमारी राइटर्स जो डाइजेस्ट राइटर्स हैं, वो पाकिस्तान के हर इलाके से आती हैं, वो हर एथनिसिटी से आती हैं, वो मतलब हर बाज हैं जो बिल्कुल अर्बन इलाकों की हैं, बाज हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों की हैं। तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेटिव इसको रखने की कोशिश की थी कि जैसे सिंध की भी रिप्रेजेंटेशन हो, बलूचिस्तान की नहीं हो सकी थी, पंजाब की भी रिप्रेजेंटेशन हो, रूरल अर्बन का इसके अंदर मैंने फर्क करने की कोशिश की थी। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं बस यही कहूंगी कि ये इन द सेंस स्नो बॉल सैम्पलिंग इसको हम कह सकते हैं, पर्पज सैम्पलिंग नहीं थी। हाँ जी। उसने घर पे पार्टी रखी हुई थी, और जब मैं उसके घर गई तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो घर, जिसे हम कहते हैं ना, एक ऐसे इलाके में था जहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस थी, जहाँ पे गन्स का बहुत ज्यादा था। और मुझे ये पता चला कि उसने जान के उस इलाके में घर इसलिए लिया था ताकि क्योंकि वो वहाँ पर वॉलंटरी काम बहुत ज्यादा करती थी। अच्छा। तो उस वक्त मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आई कि मैंने इसको कपड़ों की वजह से जज किया था। ठीक है, लेकिन वो उसके अंदर इंसानियत मुझसे बहुत ज्यादा थी। तो वही बात हो जाती है कि हम किसी को उसका, वो मुसलमान है या नहीं है, उनका क्या ताल्लुक है, वो मजहब को किस हद तक फॉलो करते हैं,
ये हर एक का देखिए, हमें नहीं पता होता कि कौन किसके अंदर इंसानियत ज्यादा है, किसके अंदर वो ताल्लुक ज्यादा गहरा है, किसके अंदर वो ताल्लुक कम है। हम्म तो ये हर एक का एक जाति वो होता है, हम्म और आई थिंक इसको जाति रखना चाहिए। इसको जाती रखना चाहिए, लेकिन हम अल्लाह के बगैर नहीं जिंदगी गुजार सकते। नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो चाहिए होती है, बिल्कुल हम्म चाहिए होती है। चाहे आप जिस हद तक उसे अफोर्ड करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके ऊपर है। खुदा हकीकत है या ख्याल? ख्याल भी है, हकीकत भी है, दोनों है। अच्छा, इसे अगर हम तफसील से करें कि ख्याल कैसे है और हकीकत कैसे है। देखिए, वही बात हो जाती है ना कि अल्लाह में बाइनरीज नहीं होती। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये, जैसे एक छोटी सी मिसाल आप ले लें कि हम कहें कि जैसे आप अगर मैं कहूँ कि जो 7 साल की सिदरतुल मुंतहा थी, हम्म आप वो अब भी हैं या नहीं है, हम्म तो बहुत सारे लिहाज से नहीं है, लेकिन हम्म बहुत सारे लिहाज से हैं। हम्म ठीक है, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बाइनरी में हम नहीं डाल सकते। बहुत हाँ, सारी चीजों में वो हकीकत है, बहुत सारी चीजों में वो ख्याल है। ख्वाब कितने जरूरी हैं जिंदगी के लिए? देखिए, ख्वाब डिपेंड करता है कि आपने ख्वाब को अपने लिए मसला बनाया है या ख्वाब को अपने लिए रास्ता बनाया है। हाँ। अगर आपने उसको अपने लिए मसला बनाया हुआ है तो वो फिर ऑफकोर्स आपके लिए मुश्किल क्रिएट करता है, लेकिन अगर आपने उसके लिए आप उसको अपने लिए रास्ता बनाया हुआ है, हाँ तो फिर वो आपके लिए आपको एक्सपैंड करते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं, आपको बताते हैं कि और क्या कुछ हो सकता है। हम्म खुद से जो तवक्कात थी आपकी होती हैं, जैसे हम यंग एज में बड़ा सोचते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो किसी हद तक पूरी हुई हैं? अभी मुतमईन हैं आप जो काम किया है, जितना किया है, जैसा किया है? बिल्कुल, जैसे मैं कल ही बल्कि ये सोच रही थी कि अगर मैं जैसे 10-12 साल की थी, अगर उस वक्त कोई मुझे कहता कि तुम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनोगी या तुम पीएचडी करोगी हाँ। या तुम ये कुछ पढ़ोगी या तुम किताब लिखोगी, तो मैं कहती ये पता नहीं किस दुनिया की बातें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये सब कुछ हुआ है। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। ये प्लान शुदा था या ये गैर तयशुदा था? नहीं, बिल्कुल प्लान शुदा नहीं था। हम्म बिल्कुल भी प्लान नहीं था। देखिए, बहुत पहले, आई थिंक ये 1995-96 की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त जब मैं फिलोसफी पढ़ रही थी। हम्म 1998 एक्चुअली, 98-99 की बात है। तो मुझे अभी भी याद है, हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर डेविड गोयकचिया, उनके हम्म साथ बात हो रही थी। तो मुझे ये याद है कि मैंने उनको कहा था कि मेरा जिंदगी में कोई गोल नहीं है, मतलब हम्म ये नहीं है कि मैंने ये करना है, हम्म लेकिन मुझे ये लगता है कि आपकी शख्सियत में 3 पहलू होते हैं। एक स्पिरिचुअल होता है, एक इमोशनल होता है, हाँ एक ऑफ कोर्स जो आपका पब्लिक होता है, जिसके हाँ अंदर करियर आ जाता है, किताब आ जाती है। हम्म तो कोई गोल नहीं है, लेकिन बस ये है कि इन तीनों की तरफ और आप एक्सपेंशन क्या हो सकती है, हाँ इन तीनों को आप और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपका अपने साथ, मतलब मैंने कोई गोल पोस्ट नहीं रखा कभी भी कि हम्म पीएचडी करना है या एमए करना है या किताब लिखनी है या हम्म एक आर्टिकल लिखना है। हम्म वो गोल पोस्ट कभी नहीं रहा, बस जो दिल चाहा वो कर लिया, और शुक्र है कि अच्छा गया अभी तक, जिस चीज में मजा आया वो कर लिया। बचपन की कोई अच्छी सी याद शेयर करें। किताब लेना कब शुरू की थी, कब किताब से दोस्ती हुई थी? बहुत पहले, बहुत पहले। और इसमें एक्चुअली अम्मी अब्बू को भी बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि घर में बहुत किताबें होती थी। हाँ फिर मुझसे बड़े 7 बहन भाई हैं, मेरे खैर से 4 भाई 3 बहनें, उन हाँ, सबकी किताबें मुझे पहली मुश्तरका बार जो पता घर में चला है। होती थी बिल्कुल, वो भी घर में मौजूद होती थी। लेकिन मुझे ये बहुत याद है कि अब्बू हमेशा, जैसे मुझे कभी खिलौनों की दुकान पे नहीं लेके गए, अच्छा। वो हमें किताबों की दुकान पर ले जाके तो कहते थे कि कोई सी भी जो 2-3 किताबें पसंद है वो उठा लो। हाँ तो अभी भी याद है कि स्पेशली जब हम लाहौर जाते थे तो वहाँ फिरोज संत की एक बड़ी सी शॉप होती थी। हाँ तो वहाँ मुझे लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी है, मतलब हाँ। दुनिया की नेमतें मेरे सामने है। तो मैं वहाँ से किताबों का शौक शुरू हुआ किस था। किस्म की किताब चूज करती थी? ये टोट बटोर, ये टार्जन शार्जन, या हाँ, मतलब? हर तरह हाँ की, हर तरह। एनिड ब्लाइटन मैंने बहुत, एनिड ब्लाइटन को बहुत पढ़ा हाँ बचपन में। तालीम और तरबियत बहुत पढ़ा, नौनिहाल बहुत पढ़ा, बच्चों की दुनिया बहुत पढ़ा। सईद लख्त की स्टोरीज उस जमाने में आया करती थी, वो बहुत, मतलब हर तरह की किताबें बहुत पढ़ी। हम्म फेमस 5 बहुत पढ़ा, मतलब लड़कों की किताबें, लड़कियों की हाँ। किताबें, हर तरह की किताबें पढ़ी है। जासूसी डाइजेस्ट, खवातीन डाइजेस्ट और बिल्कुल, सारे। अभी भी मेरी एक्चुअली, अगर आप बेड साइड टेबल पे देखिए तो जासूसी डाइजेस्ट भी पड़ा हुआ है।
अच्छा, जी हाँ, वैसे इस दोपहर थीसिस को के पढ़ हवाले रही से थी। आपने मर्द डाइजेस्ट के राइटर को बड़ा मायूस किया है। मतलब औरतों की तरफ ही औरतों की तरफ ही इतनी मेहरबानी क्यों रही? हाँ, मैं ये देखिए, मैंने मर्द डाइजेस्टाइटिस का इंटरव्यू लिया था, मतलब अच्छा। स्पेशली एक थे जिनका बहुत वो छलावा के नाम से उनकी कहानी आया करती थी, हाँ। कराची में वो है, उनका मैंने लिया था काफी लंबा इंटरव्यू। हम्म। तो कुछ किया, लेकिन वही होता है ना कि देखिए, बजाय ये कि आप, वो हमेशा रिसर्च में ये कहा जाता है कि आप जितना टॉपिक बड़ा रखेंगे ना, उतना ही, जिस तरह आप रोटी को जितना फैलाते हैं ना, तो उसके अंदर हम्म। सुराख होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो इसी तरह से असल काम ये होता है कि आप एक नुक्ते को पकड़ें और उस नुक्ते की हर साइड को देखें। हम्म। तो मैंने नुक्ता जो पकड़ लिया वो फिर खवातीन का था। हाँ, ठीक है। और अब एक्चुअली जो अगला काम है जो मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है, वो मवाजने का काम होगा कि जैसे हाँ हाँ जो आदमियों के लिए लिखा जा रहा है जासूसी डाइजेस्ट में, हाँ। और जो खवातीन के लिए लिखा जा रहा है, और जो उसके अंदर, जैसे मैं भी, मुझे बड़ा मजा भी आ रहा था पढ़ के कि जो आदमियों वाली जो कहानियां है, वहाँ पे हमेशा गन है, और हम्म। वहाँ पे हमेशा थोड़ी बहुत मार कुटाई भी चल रही है, हाँ और जो हीरोइन है वो समहाउ काफी बोल्ड भी होती हैं, और जो हाँ हमारी है वो उनका एक बिल्कुल अलग मतलब स्टीरियोटाइप है। तो वो हाँ कहते हैं ना, ही सेड शी सेड के नाम पे, कि क्या हाँ वहाँ पर क्या मफरूज है और यहाँ पर क्या मफरूज है। यार, अब तो ये खवातीन डाइजेस्ट के भी कुछ उसमें आ गया है, ये वाली चीज बड़ी फॉरवर्ड हुई है और ये थोड़ी सी धाक बिठा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, चेंज वही बात हो जाती है ना कि हम किसी भी मतलब वो करके हम उसको स्टैग्नेंट नहीं कर सकते, हाँ क्योंकि लिखने वाली भी बदल गई हैं, हाँ लिखने वालियों के तजर्बात भी बदल गए हैं, और इन दिनों एक्चुअली इंटरनेट का इतना एक्सपोजर है हाँ। कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पहले नहीं नजर आती थी, मतलब हम्म। और मुल्कों के बारे में बातें, या और इस तरह की चीजें इंटरनेशनल लेवल की जो हमें नहीं नजर आती थी, वो अब हमें नजर आती हैं कहानियों में। यानी कि डाइजेस्ट ये जो अदब है वो जदीद है, वो जिद्दत के साथ हमांग होता है, तगय्युर होता है उसमें, देखिए, तगय्युर तो हर चीज में हर होता चीज है। में होता है। हाँ, अच्छा, कोई ऐसी चीज, एक चीज अगर आप कहें कि यार ये डाइजेस्ट में ना होती, यार ये इन कहानियों में ये चीज निकाल दो तो ये बड़ी साफ हो जाएंगी, ये बड़ी क्लियर हो जाएंगी या बड़ी परफेक्ट हो जाएंगे, अगर ये चीज डाइजेस्ट अदब से निकाल दो, ऐसी कोई चीज है? नहीं, क्योंकि देखिए, जिस तरह कहते हैं ना कि यहाँ पे वही बात हो जाती है कि मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि ये गलत है और ये सही है। हम्म लिखने वाले ने लिखा है, उनके ख्याल में सही था, उन्होंने लिख दिया, ठीक है। हम्म। तो ये हमारा काम ये नहीं है, मतलब मेरा काम एटलीस्ट ये नहीं है, या मैं अपने आप को, मेरा इतना कद नहीं है कि मैं कहूँ कि नहीं ये उन्होंने गलत लिखा। उन्होंने जो भी लिखा, अपने ख्वाब लिखे, हम्म उन्होंने अपनी जिंदगी की हकीकतों को बाज दफा उल्टा करके लिखा, बाज हम्म दफा उसी तरह से लिख दिया, लेकिन वो उनका उनका काम है। जिस हम्म तरह आप जब एक पेंटिंग देखते हैं, तो हम्म आप पेंटिंग में ये नहीं कह सकते ना कि इसमें ये रंग ना होता तो पेंटिंग बेहतर होती, क्योंकि आपने उस रंग के बगैर उस पेंटिंग को आप नहीं बनाने वाले, कोई और बनाने वाला है। तो ये सही। बनाने वाले का हक है कि वो उसमें कौन से रंग डालता है और कैसे डालता है। हम्म और दूसरा, देखिए, जहाँ सेंसरशिप की बात आती है, तो वो हमारी एडिटर्स खैर से बहुत अच्छी सेंसरशिप कर देती है। तो इसलिए वो उनकी कैंची हमें बड़ी तेज चलती है। हाँ, बिल्कुल, उनकी कैंची तेज चलती है, तो इसलिए हमें उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। डाइजेस्टी मयार में एडिटर का बहुत हाथ है, आप मानती हैं बहुत इस चीज को? ज्यादा, बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत हाथ भी होता है, और लिखारियों को बनाने में भी उनका बहुत हाथ होता है। हम्म जैसे वो उनकी, मैंने जो वो इनकरेज करती हैं, जिस तरह से हम्म वो ग्रूम करती हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और जैसे अमतुल का मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगी, उनको मैंने जिस तरह से देखा है मेहनत करते हुए लिखारियों के साथ, वो बहुत वक्त देती हैं, बहुत टाइम देती हैं, हम्म बहुत दिल के साथ उनको मैंने ये करते देखा है। हम्म। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा होता है। अंजुमन सार भी हैं जो पाकीज़ा के साथ बड़ा अरसा बिल्कुल, मुंसलिक रही हैं। बिल्कुल, अंजुम अंसार भी हैं, बल्कि अंजुम अंसार का तो स्पेशली, जैसे वो जिस तरह से मैंने वो जिस तरह खतों के भी जवाब देती थी, हम्म जैसे वो हर खत का ऐसा जवाब देती थी कि पढ़ने वाले को लगता था कि बस इस खत वाली के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। हम्म तो ये भी एक बहुत बड़ा कमाल होता है कि आपको सैकड़ों लोग अप्रोच करें, लेकिन हर एक को यही लगे कि मुझे बहुत ज्यादा तवज्जो मिली है। हम्म ठीक है। हम्म और अभी भी मतलब जो पाकीज़ा की जो अब एडिटर हैं, अब वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आता है कहानियों में। तो हम्म। ये सब एडिटर्स का ही कमाल होता है। एडिटर्स का ही कमाल होता है। बिल्कुल।
जिंदगी से कोई शिकायत है, अल्लाह से कोई शिकायत है? नहीं नहीं, शिकायत कोई नहीं है। इत्मीनान है? बहुत ज्यादा शुक्र है। खुशी है? बाज़ दफा बेइत्मीनानी खुशी होती कितनी है। जरूरी होती है जिंदगी के लिए? देखिए, दुख होगा तो आप खुशी को महसूस करेंगे ना। हम्म। दुख और खुशी दोनों जरूरी होते हैं। जिस तरह वो कहते हैं ना कि ना उमर ना तो जीने का मजा क्या। हाँ। तो दुख खुशी दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन ये कि हाँ, खुशी ज्यादा ज्यादा जरूरी होती है। ज्यादा हो तो अच्छा रहता है। फनूने लतीफा की तरफ इतनी ज्यादा दिलचस्पी, तो कोई किताब शिताब लिखने का ख्याल नहीं है? कोई शायरी रंग डालती, कोई दो चार देखिए, अफसाने मजीद आ जाते? नहीं तो किताब तो लिख दी ना। हाँ, किताब ये तो क्या हो बढ़िया। गई। इसके अलावा जिसे वो कहते हैं ना कि थोड़े से मुजरम हम भी हो जाएं। नहीं, इसके अलावा नहीं लिखा कुछ, लेकिन ये कि ये किताब लिख दी है। गाने का शौक है? गाना सुनने का शौक है। गाने का शौक नहीं है? नहीं। अच्छा, गुनगुनाने की आदत है? गुनगुनाने की नहीं, कोई इतनी खास नहीं। हाँ, देखिए आवाज इतनी अच्छी अल्लाह ने दी है तो। नहीं, शुक्रिया कि आपको लगता है कि आवाज अच्छी है। गाने सुनने का बहुत शौक है, हर वक्त मैं गाने सुन रही होती हूँ, लेकिन नहीं, गाया नहीं है। अच्छा, मौसीकी की तरफ जैसे रुझान है, लेकिन गाने गाने का कोई शौक नहीं है? नहीं, सुनने का बहुत है। आगे क्या करना है? अम, देखिए, आगे आई थिंक दूसरी किताब पे अब काम करना है। हाँ, और वो भी कोई और थीसिस वगैरह होगा? नहीं, थीसिस तो बस अब हो गया। अब अगली हम्म। किताब ही होगी डायरेक्टली, या हम्म। आर्टिकल होगा या किताब होगी। हम्म। तो उसको लेके चलना है, उसको देखना है। हम्म। जिंदगी का मकसद आ गया, मतलब जैसे आप कहते हैं हाँ यार मैंने सब कुछ कर लिया है, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ हो गया, अब जिंदगी एक सीधी पटड़ी की तरफ जा रही है, या कभी बड़ी तशनगी होती है कि नहीं यार ये करना चाहिए था, ये नहीं किया? नहीं, देखिए, एक तो ये होता है कि अब जैसे मेरी उम्र अब 48 है, ठीक है। तो हम्म। आप जब इस उम्र तक पहुंच जाते हैं ना, तो इन सेंस आप अपनी जिंदगी की औरतें दूसरी बताती इनिंग्स। नहीं है उम्र। नहीं, मैं बता देती हूँ। और असल उम्र है, मतलब ये नहीं है हाँ। कि लिखाई कुछ और है और असल कुछ और है। यही एक्चुअल उम्र है। हाँ। देखिए, जिंदगी की आप दूसरी इनिंग्स खेल रहे होते हैं, तो हम्म। दूसरी इनिंग्स में ऑफकोर्स आपकी प्रायोरिटीज थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। जैसे अब मुझे ये देखने में बहुत मजा आता है कि वो, जैसे मेरे दो बेटे हैं जो पहले ही बिल्कुल छोटे होते थे, अब मैं उनको आदमी एक तरह से होता है ना, हम्म। सीइंग देम चेंज इनटू मैन। हम्म। गाड़ियां उनकी अब मैं देखती हूँ, या देखती हूँ कि उनके अपने नजरियात क्या बन रहे हैं जिंदगी के बारे में, वो किस तरह से देखते हैं। हाँ। तो सेकेंड इनिंग्स में आई थिंक आपका फोकस थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा, ठीक है। जैसे मैं जब शाइस्ता जी से हमने इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे पूछा, तो ये सवाल तो कहने लगी कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का गोल जो है वो मुकम्मल कर लिया है, जो मिला था एक नस्ल को परवान चढ़ाने का। तो अब अगर बंदा मर भी जाए तो खैर है, क्योंकि मैंने एक नस्ल आगे फॉरवर्ड कर दी है। मुझे उनका ये बड़ा सवाल अच्छा लगा था। ऐसा महसूस होता है? अम, देखिए, गोल बात हो जाती है कि गोल कभी मैंने ऐसा सच रखा नहीं था। हम्म। तो हर दिन एक आपके लिए नया गोल लेके आता है। ठीक है। लेकिन उनका जवाब वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ, बिल्कुल। रूटीन अभी क्या है? अभी इसमें ये जो हालात चल रहे हैं लॉकडाउन वगैरह, इसमें किताब के साथ ज्यादा टाइम निकलता है या मौसीकी के साथ? जैसे आपने मौसीकी का भी बताया कि उसके साथ भी दिलचस्पी है, इन दिनों मेरा फोन ना उठाने के अलावा। नहीं, फोन एक्चुअली मैं अपना ऑफ रखती हूँ इन दिनों। व्हाट्सएप भी ऑफ रहता है और फोन भी ऑफ रहता है, और जिंदगी बहुत सुकून में रहती है। हाँ। तो इन दिनों दो तीन चीजें हैं। जैसे एक तो ये कि आई थिंक अपने साथ वक्त गुजारने का बहुत अरसे बाद मौका मिला है। हाँ, वो मैं करती हूँ। अपने साथ मेडिटेशन कैसे रोज। वक्त गुजारा जा सकता है? आप अपने साथ खामोशी से बैठ जाए, हाँ। तो आप बिल्कुल अपने साथ आप वक्त लड़ाई होती है, गुजारेंगे। जंग होती है खुद के साथ? नहीं, जंग नहीं इतनी होती। हाँ। जंग यूजुअली नहीं होती। हाँ। तो इन दिनों अपने मतलब जर्नल लिख रही हूँ, जिसको हम हाँ। डायरी लिखना कहते हैं, वो कर रही हूँ। इन दिनों स्टार ट्रेक नेटफ्लिक्स पे है। वो स्टार ट्रेक, वो कैप्टन कर्क वाला और स्पॉक वाला, वो बहुत ज्यादा देख रही हूँ। बच्चों के साथ बहुत वक्त गुजार रही हूँ। जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो किरदार है, वहाँ की हवा की में खुशबू कैसी है, ठंडक है, नमी है। तो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी में, जिसको हम एथनोग्राफी कहते हैं, अच्छा। हम भी यही करने की कोशिश करते हैं कि आप रीडर्स को वहाँ पर लेके जाएं, या पढ़ने वाले को उस जगह पर लेके जाएं जहाँ पर आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कंक्लूजन में वो सब कुछ था।
वाह। ये जब मुकम्मल होने, अच्छा कभी इस पे काम करते हुए ऐसा लगता था, महसूस होता था कि ये बीच पे अटक ना जाए या काम ड्रैग हो गया है, बोर कर रहा है, बहुत थका दफा, रहा है, बहुत बहुत दफा, तो बहुत इसे दफा। गोली मारने को दिल नहीं किया? नहीं नहीं, एक्चुअली बहुत दफा ये हुआ था, क्योंकि देखिए एक बड़ी जो मुझे इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग चीज लगती है, उस वक्त तो नहीं लग रही थी, हाँ। कि जब आप फोन पर इंटरव्यू होते हैं ना, तो आप बहुत कमजोर होते हैं, अच्छा। क्योंकि दूसरा आपका फोन ना उठाए तो आप क्या कर लेंगे। हाँ सही। ठीक है, या दूसरा आपको मतलब अक्सर ही होता था कि अगर मैं फोन करती थी और वो नहीं उठाती थी, तो हर एक की अपनी बिल्कुल, मसरूफियत मैं होती है। इस एहसास को मैं बड़ी गहराई से समझ सकती हूँ। तो हाँ। तो मैं बार दफा ये सोचती थी कि वो कहीं मुझसे मेरी किसी बात से नाराज तो नहीं हो गई है। ठीक हाँ है, तो ठीक है। वो एक एंजाइटी होती थी, लेकिन हम्म। फिर ऑफ कोर्स मतलब वही बात हो जाती है कि बार दफा मुझे ये लगा था कि मेरा काम शायद एथनोग्राफी, जैसे ना जो एथनोग्राफी के जो क्राइटेरिया होते हैं हाँ। उसके ऊपर पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। ये पीएचडी में आपको पता है डिफेंस भी लेना होता है, हम्म। डिफेंस इसका होगा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली एक दफा जब मैंने काम को खुद बहने दिया, खुद उसको छोड़ दिया कि बस जिस तरफ जाता है ठीक है, तो वहां से काम बहुत अच्छा होना शुरू हो गया। और मैं एक्चुअली अपने कोहोर्ट में, अपने बैच में मैं फर्स्ट थी ओह। डिफेंड करने में भी। हम्म। और मतलब किताब हाँ, अपने बैच में पहली पहली है जिसने किताब अच्छा, और छपी है। इसकी सबसे बड़ी वजह काम का फितरत की तरफ जाना, या फितरी तौर पे जैसे आपने इसे बहाव को छोड़ दिया? खुद ब खुद, हम्म। बिल्कुल खुद ब खुद। देखिए, इसमें मुझे एक जो बहुत अच्छा मशवरा मिला था ना, हम्म। प्रोफेसर सुनील इनायतुल्लाह है, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए, सोचें हमें रोकती है या सोचें हमें आगे बढ़ाती है। तो वो सोच जो आपको नुकसान दे रही हो, जो आपको रोक रही हो, या आपको ये कह रही हो कि काम बहुत मुश्किल है और नहीं होगा, आप उस सोच के साथ इंगेज ही मत करें। सही। तो जो सोचें आपको ये बताती हैं कि नहीं काम अच्छा जा रहा है और आगे भी अच्छा हो जाएगा, उन सोचों के साथ आप अपनी दोस्ती कर लें। तो वो कर करके ऑनेस्टली 6 महीने में मैंने अपना डिसर्टेशन कंप्लीट कर लिया था। वाह। मतलब जो राइटिंग का फेज है, उसको जो आखिरी 6 महीने राइटिंग का था, क्योंकि उस वक्त यही था कि हो सकता है अगले, मतलब बहुत सारे मेरे कोहोर्ट वाले, मेरे बैच के लोग थे जो कि अगले साल डिफेंड कर रहे थे, लेकिन मेरा जो बहुत जल्दी हो गया, वो आई थिंक सारा यही था कि आप मेंटली अपने आप को तैयार कर लें। और अपने काम के साथ अगर आप सच्चाई के साथ काम करते हैं ना, तो आपको फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जब कर लिया तब क्या एहसास थे? जब मैंने सबमिट किया है कमेटी को, वो 8 नवंबर था, मुझे अभी भी याद है क्योंकि उस दिन अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे। हाँ। और उस वक्त भी एक्साइटमेंट भी थी कुछ, थोड़ा बहुत वो भी था कि जैसे होता है ना डिफेंस का, कि डिफेंस, क्योंकि डिफेंस वहाँ पे पब्लिक डिफेंस होता है, मतलब ओपन होता है सबके लिए, कोई भी आके बैठ सकता है, कोई भी आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, और उसको सारे प्रोफेसर होते हैं, सारे अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो डिफेंस वाले को एक्चुअली एक्साइटमेंट ज्यादा थी, क्योंकि वहाँ बड़ा मजेदार था। सबको फेस करना, या ये पहले थोड़ा सा खदशा के कोई अटक ना हो? आई थिंक उससे नहीं, एक्चुअली उससे एक दिन पहले वो वही था कि सबके लिए कॉफी आपको लानी पड़ती है, तो कॉफी कौन लेके आएगा और फ्रूट कौन लेके आएगा, ये सब चीजें चल रही थी। और दोस्त थे वहाँ पे, उनसे बहुत आपको मदद हो जाती है। लेकिन एक्चुअली उस वक्त आई थिंक मुझे मेरे ब्रेन में बस आया था कि ये मेरा काम नहीं है, ये काम है जो मेरे थ्रू हुआ है। ठीक है, तो इस काम का मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और जैसे आप कहते हैं ना कि बार दफा जैसे आर्टिस्ट होता है, वो कहता है कि मुझसे ये काम करवाया गया, तो आपका फिर ईगो दरम्यान में नहीं आता। सही। तो और डिफेंस एक्चुअली मुझे बहुत मजा आया था, मतलब बहुत मजा आया था उनकी सवालात सुन के, उसका जवाब दे के। और मेरा तो, अगर मेरा बस चलता तो शायद 3 घंटे और भी डिफेंस चलता जाता। लेकिन बहुत वहाँ पे वो फिर ड्यूरेशन होता है कि डिफेंस की? आई थिंक 2 घंटे से चला था। अब मुझे एक्चुअली इतना याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 2-2.5 घंटे था। और उसके बाद फिर वो रिचुअल सा होता है कि वो खड़े होकर आपको डॉक्टर, आपके जो अपने प्रोफेसर होते हैं, आपको मुबारकबाद दे के आपको डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर किरण अहमद आपको बोलते हैं। तो ये सब कुछ था। और बहुत मतलब वो होता है, इन सेंस बड़ा रिचुअल सा होता है कि अब आप भी उनकी लीग में आ गए हैं, अब आप भी डॉक्टर बन गए। वापस आके कुछ आई, तब्दीली आई वापस यूनिवर्सिटी आके?
आगे कौन सी चीज को आपने आगे बढ़ाया या कोई एक्स्ट्रा कोई जिम्मेदारी आपके सर पे आई हो? देखिए मैं दिसंबर 2016 में वापस आई थी और फरवरी 2017 में हमारी डायरेक्टर जो मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में सेंटर्स भी हैं और डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो मैं जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज है वहाँ पर ही पढ़ाती थी और वहीं से मैं छुट्टी लेके गई थी। तो हुआ ये था कि सेंटर के हेड को हम डायरेक्टर कहते हैं। हमारी जो डायरेक्टर थी वो रिटायर हो रही थी और उनके बाद उन्होंने मेरी नॉमिनेशन की, फैकल्टी ने भी एक्चुअली नॉमिनेशन की और वो अप्रूव हो गया। तो उसके बाद फिर मैं एक्टिंग डायरेक्टर थी और 3 साल मैं सिर्फ जैसे मैंने मुंशियों का काम किया है, चेक साइन किए हैं और साबुन कब खत्म हुआ और खाने में सिलाई कितना इस्तेमाल हुआ, ये सब काम भुगताए हैं। और अब आके एक्चुअली 3 साल बाद आई स्टेप डाउन, तो अब जरा मुझे थोड़ा सा सोचने का और अपना काम करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये अच्छा है कि हम लोगों ने एक्चुअली पिछले 3 साल में जो 2 चीजें जिनके बारे में मुझे बहुत खुशी है, एक तो ये है कि हमने अपना मास्टर्स पहले सिर्फ होता था, फिर हमने एमफिल प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया। अब हमारी एमफिल की स्टूडेंट्स हैं जो अपना फील्ड वर्क मतलब उन्होंने करना था, लेकिन अब उसको कोरोना की वजह से जरा रुकावट है। लेकिन अब उनका काम आगे बढ़ाते हुए बहुत खुशी होती है। तो 5 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं सुपरवाइज कर रही हूँ। जब आप उनसे सुनते हैं ना कि हम पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, तो आपको अपना वक्त याद आ जाता है। अच्छा, अगर आपकी किताब से दोस्ती ना होती, अगर आप किताब ना पढ़ती, किताब की तरफ ज्यादा मुतवज्जा ना होती, तो आप क्या कर रही होती? किसी आर्ट के किसी शोबे की तरफ होती? पता नहीं। अच्छा, इस पे कभी सोचा नहीं है वैसे? आई थिंक शायद एथलीट होती। हाँ, ये पता है, ये जब मैंने सायरा गुलाम नबी से ये सवाल किया था कि अगर सायरा किताब ना पढ़ती, तो उन्होंने कहा था कि मैं इतनी हॉरिबल जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकती। नहीं, मैं बिल्कुल तस्वीर कर सकती नहीं, पर आई थिंक एथलीट होती। स्पोर्ट्स का मुझे पहले भी था, अब भी बहुत है। तो फिर मैं शायद उस साइड को अभी भी शायद काफी करती हूँ, मतलब कोशिश इतनी करती हूँ कि कर लूँ, लेकिन वो साइड फिर शायद ज्यादा डोमिनेट करती है। किरण, एक आपने ज्यादती कर ली, ये जब आपने दोस्ताने लिखना शुरू किए थे इसको थीसिस को करते करते, तो ये तो हो सकता था कि आप छक्के पे छक्का मारती और अफसाने पे अफसाना देती और जो है ना आप भी मतलब उस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता था। वो एक्चुअली अफसाना लिखना बड़ी मेहनत का काम है। अच्छा। हाँ, बहुत मेहनत है, उसके लिए आपको अपना आप बहुत ज्यादा देना पड़ता है। और आई थिंक कि पिछले कुछ साल तो बिल्कुल इस तरह का वो था ना, मेंटल स्पेस ही नहीं था, इस तरह की ज़हनी हमआहंगी नहीं थी कि आप बैठ के वो करते। तो इन दिनों भी मुझे अब जैसे पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है। इन दिनों भी जैसे मैं क्योंकि रिसाले तो खैर आ नहीं रहे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जरा मसला बना हुआ है, तो मैं इंटरनेट के ऊपर वो जो किताब घर के नॉवेल्स होते हैं, मैं जाके वो पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो औरों की दुनिया को जाके एक्सपीरियंस करने का ज्यादा मजा आता है। वैसे ये बड़ी सखावत की बात है, लेकिन अमूमन राइटर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पढ़ने का वक्त नहीं है और मतलब लिखा बहुत है। बल्कि कोई ऐसे राइटर थे जिनकी कोई मतलब 20-25 किताबें आ चुकी थी, तो उनसे ये पूछा गया कि आप पढ़ते कितना, तो कहने लगी लिखने से टाइम ही नहीं मिलता कि मैं पढ़ूं। नहीं नहीं, मुझे पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, जिंदगी क्या है? जिंदगी जो आप उसको बना दें वो बन जाती है। उसको अगर आप मुश्किल बनाना चाहें तो मुश्किल बन जाती है, उसको आप अपने लिए आसान बनाना चाहें तो आसान बन जाती है। लोग भी एक्चुअली जो आप उनको बनाना चाहते हैं ना वो बन जाते हैं। अच्छा, ये सब आपके ऊपर होता है। ये सब आपके ऊपर होता है, जिस तरह का आप गुमान रखते हैं, जिस तरह का आप नजरिया, बिल्कुल जिस तरह का आप गुमान रखेंगे वही चीज, अगर आप किसी से अच्छा गुमान रखेंगे तो अच्छी चीज आपके सामने आएगी। लोगों से भी वो कहते हैं ना, सी द बेस्ट इन देम, तो आपको उनका अच्छा पहलू ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हर कोई अपनी जगह पर अपनी तरफ से ठीक ही करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब हम सबके नजरियात मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन सही हम सबका सही और गलत का पैमाना मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने मुख्तलिफ पैमाने के साथ सही ही करने की कोशिश कर रहा होता है। सही करने तो अगर हम दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करें, तो वो दूसरा वही कुछ कर रहा होता है जो कि हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा। जैसे ये एक क्योंकि हम सब इंसान हैं,
गुजार रही हूँ, तो इनमें ना ज्यादा वही चल रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई का खास काम नहीं चल रहा। और आगे आपने इसी चीज को आगे लेके जाना है कि इसी बारे में कुछ लिखना है या कोई आर्टिकल वगैरह या इस तरह की चीजें, अखबार में आर्टिकल लिखने का इरादा है? नहीं, रिसर्च आर्टिकल जर्नल के लिए, जो रिसर्च जर्नल्स होती हैं उसके लिए, क्योंकि एक्चुअली हमारी ये उसमें यूनिवर्सिटी में एकेडमिक्स में ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप पब्लिश करेंगे किताबें या आर्टिकल्स या वो, तो उस हिसाब से भी है। लेकिन इन दिनों प्रॉब्लम यही है कि हमारा, क्योंकि आपको पता है कि उसकी वजह से कोविड-19 की वजह से हम लोग घर पर हैं, ऑनलाइन एक्सेस बहुत कम है, तो जो आपको मटेरियल चाहिए होता है कुछ लिखने के लिए वो अभी ऑनलाइन मुयस्सर नहीं है। तो फर्स्ट जून से हमारा दोबारा रेगुलर क्लासेस का है, जब वो खुल जाएंगी तो फिर देखा जाएगा कि फिर क्या होता है। अल्लाह से ताल्लुक बहुत मजबूत है। देखिए वो जाती मामला है, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। ठीक है। क्योंकि ये ख्याल ऐसा है कि जो पूरी जिंदगी को कवर अप करता है कि आपकी जब अल्लाह से दोस्ती होती है। दोस्ती डेफिनेटली है। हाँ। जनाब मौजूद सामीन, आज हमने बात की मोहतरमा किरण नजीर साहिबा से, जिन्होंने इल्मुल बशरियात भी पढ़ा हुआ है, फलसफा भी पढ़ा हुआ है, और मैं बेसिकली इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैंने बड़ा शरीफाना तरफ से इनके साथ सवाल किए, थोड़ी सी रियायत भी की है। तो बहरहाल इनका शुक्रिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सिलसिला बैठक में आई। जी, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत दी मुझे और इतनी इज्जत अफजाई वाले सवाल पूछे। अच्छा, ये कब तक आ जाएगा थीसिस मार्केट में? ऑक्सफोर्ड से छपा है तो ये मार्केट में आ चुका है? ये देखिए मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी दफा जब उन्होंने मुझे बताया वो ये था कि किताब छप गई है, लेकिन अभी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, वेयर हाउसेज तक से आगे नहीं गई थी, तो अब मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन जब खत्म होगा तब ये उन तक मतलब तब ये मार्केट में आएगी। लेकिन अभी तक आई थिंक छप गई है, लेकिन मार्केट में शायद नहीं आई। और बिल्कुल सस्ती है, सिर्फ 647 रुपए की है। बहुत जबरदस्त। इसलिए इसकी कीमत बहुत कम है। कोई वो नहीं है, कोई महंगी नहीं है। अच्छा, नए लिखने वाले जो डाइजेस्ट राइटर आ रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, मतलब बहुत एक्चुअली, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो, देखिए वो अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे होते हैं, अपने ख्यालात दूसरे को दे रहे होते हैं, अपने जज्बात दूसरे को दे रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली मतलब नई चीजें पढ़ने का, देखने का, उनकी नई नस्ल के जहन में क्या चल रहा है, वो कैसे सोचती हैं, वो कैसे देखती हैं वाकयात को, वो सब कुछ देखने में बहुत दिलचस्प, मतलब बहुत दिलचस्प होता है ये सब कुछ। सूफी अज़म के बारे में आखिर में कुछ कहना चाहें? जो हमारे सूफी शायर हैं या जो सूफियस्ट हैं या जिन्होंने अल्लाह के साथ बड़ा वक्त गुजारा है, मजहब को अगर हटा कर लोगों के साथ बड़ा वक्त गुजारा, सूफी शायरों के बारे में? देखिए बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, बहुत वो पहुंचे हुए लोग हैं, और कहते हैं ना कि एक तरह से वो आपको एक रोल मॉडल मिल जाता है कि इस तरह से भी हो सकता है, तो जिसे हम गाइडिंग लाइट कह सकते हैं। डेफिनेटली उनकी बहुत अहमियत है। सिंध के बारे में कोई एक जुमला? सिंध बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, और बहुत वहाँ पे मुझे बहुत अपनाइयत मिली है। हालांकि मैं खुद आधी पठान और आधी पंजाबी हूँ। तो मेरा एक्चुअली सिंध कभी पहले चक्कर नहीं लगा था, मतलब कराची तक मैं नहीं, मतलब कराची में ना रिश्तेदार थे ना कोई और जाने का वो था। लेकिन कराची भी आई थिंक आखिरी दफा मैं गई थी तो शायद एक फ्रेंड की शादी थी 1996 या 5 में। उसके बाद से मेरा चक्कर नहीं लगा था। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतना दूर थी सिंध से कि मैं कराची तक का मुझे नहीं पता था। लेकिन ये कि सिंध बहुत आपको अपनाइयत देता है। और अब तो सिंध आपका घर है? अब बिल्कुल घर है। थैंक यू वेरी मच किरण, आपने इतना ज्यादा टाइम दिया। ओके, अल्लाह हाफिज।